नमस्कार जनप्रिय में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं। 49 लोकल बॉडीज में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बाकायदा अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए जनता भरोसा तो करेगी, लेकिन पैसा कहां से आएगा? तो चले आज का मजमून आप देखिए और फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। नवंबर को निकाय चुनाव है। 49 निकायों के स्थानीय सरकारों के लिए भी दावों और वादों भरा घोषणा पत्र कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही जारी कर दिया है। भाजपा ने 44 तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 25 बिंदुओं को जगह दी है। कांग्रेस घोषणा पत्र में कुल 25 बिंदुओं पर फोकस कर रही है, तो सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल को अब तक जनता सहार रही है। उम्मीद है कि नगर निकाय चुनाव में विकास के एजेंडे के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। जो हाई कोर्ट का फैसला है जिसपे कि स्टेटस को का स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन चीजों के लिए रोक लगाई है उनके अलावा ये सब चीजें हैं। इसमें कहीं पर भी ये नहीं है जैसे उन्होंने ये कह दिया कि साहब आप जो है कंपाउंड नहीं करोगे, तो कंपाउंड के लिए हमने कहीं पर भी नहीं लिखा। इसमें जो जिन जिन चीजों को उन्होंने रोका है हाई कोर्ट ने, उनको हमने उनको इसमें शामिल नहीं किया है। हमने वही चीजें ली हैं, 25 पॉइंट वो लिए हैं जिनको कि हम पूरा कर सकते हैं। उनमें आपको अगर कोई शक हो तो आप वो पूछ लीजिए कि कैसे पूरा करोगे। उधर बीजेपी भी मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र नाम दिया है। इस दृष्टि पत्र में बीजेपी ने स्थानीय विकास को लेकर 44 बिंदुओं को शामिल किया है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि पिछले 11 महीने के कालखंड को देखें तो ध्यान में आएगा कि कांग्रेस पार्टी के आने के बाद शहरों का विकास पूरी तरह ठप हुआ है। सफाई व्यवस्था चरमरा गई। बिजली की एलईडी लाइट, यहां तक हालत रही कि जो दिवाली का अवसर था उस दिवाली के अवसर पर भी घरों की रोशनी थी लेकिन सड़कों के ऊपर अंधेरा था। काली रात लोगों ने मनाने का काम किया। ये कांग्रेस सरकार आने के बाद विभिन्न निकायों में इस प्रकार की स्थिति बनी है। हालत यह है कि जितनी भी शहर की व्यवस्था हो सकती है, चाहे विकास का काम पूरी तरह ठप है। ठेकेदारों को लंबे समय से उनके काम का भुगतान नहीं होने के कारण से वो अपने काम को रोककर बैठे और सारे विकास का काम ठहर गया है। शहरी सरकारों के दावे और वादों पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। इस बार फिर से जनता को विकास के 2 मॉडल में एक को चुनना है। हालांकि इन चुनाव में पार्टी की जगह जनता अपने वार्ड, कॉलोनी या बस्ती से ज्यादा भरोसेमंद चेहरे पर भरोसा जताती आई है। लेकिन कुछ सालों से देश में राजनीतिक दलों की सियासत का प्रभावी निकाय चुनाव पर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो आपने देखा मजमून, दोनों ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिए गए हैं, लेकिन मतदाता यानी कि जो 35 लाख मतदाता इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे वो कितना प्रभावित हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ धर्मवीर चंदेल साहब इस वक्त हैं, विष्णु कोलवाल साहब बीएसपी नेता हैं। धर्मवीर जी, आपके पास आना चाहूंगा। घोषणा पत्र कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, जब से चुंगी खत्म हुई है लोकल बॉडीज में, उसके बाद में अपने खुद के खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये इतने बड़े, एक 44 घोषणाएं कर रहे हैं, दूसरे 25 सपने दिखा रहे हैं, ये पूरे कैसे होंगे? जनता यकीन कैसे करेगी इन पे? देखिए, आपने जो सवाल किया है ये बड़ा ही मौजूद सवाल है। एक ऐसा सवाल है जिस पर हर राजस्थान वासियों की निगाह है। मैं कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र में घोषणा पत्रों का बहुत ही अहम स्थान होता है और जो मतदाता है वो ये मानते हैं कि जो घोषणा पत्र जारी होगा वो घोषणा पत्र उस विचार को लेकर, उस दृष्टि को लेकर आगे बढ़ेगा जो उन्होंने मतदाताओं से किया है। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र में ये वादा किया कि यदि हम चुनकर आए, यदि हमारी सरकार बनी तो हम प्रत्यक्ष चुनाव कराएंगे, स्थानीय निकायों में प्रत्यक्ष चुनाव होगा। उस विचार को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। सरकार उनकी बनी, प्रत्यक्ष चुनाव होंगे,
इसकी अधिसूचना भी जारी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने तय किया कि नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव ही कराएंगे। तो मुझे लगता है कि महज 11 माह पूर्व एक वादा किया गया, घोषणा पत्र के माध्यम से जनता से एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया और बाद में आप उससे मुकर गए। तो ऐसे में देखा जाना चाहिए कि इन घोषणा पत्रों का कितना महत्व है। अब मैं थोड़ी और एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे मई 2019 में, जब दोनों प्रमुख पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया, उस समय तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव निपट गए थे। तो इन घोषणा पत्रों का फिर महत्व क्या है? रही बात दूसरी, जो आपने सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी ने 24 व 25 घोषणाएं की हैं, जबकि भाजपा ने तकरीबन 44 घोषणाएं की हैं। तो ऐसे में सोचा जाना चाहिए कि घोषणाएं तो आपने अच्छी कर दी, लेकिन उसके लिए बजट कहां से आएगा, उसके लिए पैसा कहां से लाओगे? 4 विशेषज्ञों को बैठाकर आप घोषणा पत्रों का निर्माण करवा देते हो, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा, किस प्रकार वो खर्च होगा, यह बड़ी ही दुविधा है। चाहे वो केंद्र सरकार का घोषणा पत्र हो, चाहे वो राज्य के चुनाव के लिए घोषणा पत्र हो, चाहे स्थानीय निकायों के लिए घोषणा पत्र हो। तो मुझे तो कहने में कहीं कोई कोताही नहीं है कि ये घोषणा पत्र एकमात्र महज रस्म अदायगी हो गए हैं, क्योंकि आपने जारी किया, पॉलिटिकल पार्टी ने जारी किया, उसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऐसे में कानूनन वो बाध्य नहीं है, लेकिन उनको एक अनुशासन के रूप में, अपनी इच्छा शक्ति के रूप में उन घोषणा पत्रों को लागू करना चाहिए। यदि वो लागू होंगे तभी उनका महत्व रह पाएगा। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि इन घोषणा पत्रों को कितने लोग पढ़ते हैं और कितने लोग देखते हैं, चुनाव में कितने दिन शेष रहे हैं स्थानीय निकाय चुनावों में, और क्या ये घोषणा पत्र प्रत्येक मतदाता तक पहुंच पाएगा? राजस्थान में 49 स्थानीय निकायों में चुनाव है, तो कितने लोग उनको पढ़ पाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये रस्म अदायगी के बजाय कुछ ठोस कार्यक्रम हो। अपन 5 दर्जन घोषणाएं करने की बजाय, 2 दर्जन घोषणाएं करने की बजाय मात्र 5 घोषणाएं करें और उनको अमली जमा पहनाएं, तब तो इनकी सार्थकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या सबसे बड़ी बात है भरोसा। आखिर भरोसा किसका हो? सरकार का, पार्षद का, मेयर का, सभापति, चेयरमैन, किसका हो? पैसा आपके पास में है नहीं, ख्वाब लंबे चौड़े दिखा रहे हो। सुशील जी हमारे साथ है इस वक्त, जो जयपुर नगर निगम के पार्षद भी हैं, तीसरी पारी खेल रहे हैं। सुशील जी, दोनों तरफ से घोषणाएं तो की गई, मैनिफेस्टो जारी कर दिए गए। हालात आपको मालूम है, जब जयपुर जैसी जगह पे ठेकेदारों को ये कहना पड़े कि हम काम बंद कर देंगे, पेमेंट नहीं होगा, तो ये होंगे कैसे पूरे? कितना यकीन करे जनता इन पे? देखिए योगेंद्र जी, घोषणा पत्र तो सिर्फ चुनावी एक जुमले की तरह काम में लेते हैं। चुनाव निपटने के बाद में ना तो घोषणा पत्र देखा जाता है, ना जनता को उस बारे में बात की जाती है। कोई मेरे जैसा व्यक्ति कोई जाके उनके लकड़ी कर ले कि भाई ये आपने घोषणा पत्र जारी किया था, इसको इमली जमा पहनाओ, तो उनका कोई बाध्यता नहीं है। जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि बाध्यता नहीं है इसके लिए कोई भी, और कोई इसको कानूनी जमा नहीं पहना रखा है घोषणा पत्र को, तो दे दिया। चुनाव में जैसे भाषण देते हैं, पहले भी हमने ऐसे कई बातें देखे हैं जिनको बाद में कहा ये जुमले हैं, कुछ नहीं। तो ये सारे एक तरह से घोषणा पत्र ठीक है। अब ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि कितने लोग तो इसको पढ़ेंगे, 4 दिन बाकी रहे हैं, ये पहुंच भी पाएंगे कि नहीं? बंडल बंदे के बंदे पड़े रहते हैं घोषणा पत्रों के, मैंने देखा है दोनों ही पार्टियों के कार्यालयों में, पढ़ते भी नहीं है, खाली छप जाते हैं। और ना कैंडिडेट इसको ध्यान देता, कैंडिडेट इस बात पे ध्यान देता, वो अपनी जान बचाने में लगा रहता है कि मैं मेरा वोट कैसे बदले हूँ, कौन घोषणा पत्र देखता है? मैं वो तो तू मेरे को दे देना घोषणा पत्र, तो जो दे दिया पार्टी ने वो ठीक है, तू तो बताना बिना घोषणा पत्र के तेरे सारे काम कर दूंगा। मैंने तो ये भी देखा है, घोषणा पत्र में क्या किया पार्टी ने वो अलग बात है, मतलब बिना घोषणा पत्र के सारे काम करूंगा। वो करेगा कि नहीं करेगा वो बात की बात है। एक बार तू मेरे को वोट दे दे, मेरी जान कंठों में आ रही है, मैं कैसे निकल जाए? मैं आज सीकर का दौरा करके आया हूँ, मैंने वहां देखा है कई भूतपूर्व विधायकों को भी देखा भाषण देते हुए। आज पूरे सुबह से इसी में लग रहे हैं। निकाय चुनाव हमारे यहाँ जयपुर में नहीं है, लेकिन उसके बाद में उसकी रूपरेखा देखने पूरे राजस्थान में हम दौरा कर रहे हैं। तो मैं देख के आया हूँ कि ये पहुंचे ही नहीं है वहां तक, पार्टियों के कैंडिडेटों तक ही नहीं पहुंचे होंगे, ये यहीं जयपुर में छपे पड़े होंगे इनके पास में। इसका तुक नहीं है इसका, दोनों ही पार्टियों में। हाँ, मैं तो दोनों, एक्चुअल में क्या, मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ और मैं प्रेस के साथ था। तो प्रेस के साथ जब आदमी जाता तो उसका कोई पॉलिटिकली वो नहीं दिखाता कि मैं किसी पार्टी से हूँ, और मैं मेरी विचारधारा वहां शो नहीं करी। मैं तो खाली वो जो भाषण दे रहे थे उनका कवरेज हो रहा था वहां देख लिया, फिर पब्लिक के बीच में गए, पब्लिक 2-4 छोटी-छोटी मीटिंग, क्योंकि छोटी मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग कोई होती नहीं है। तो छोटी-छोटी मीटिंगों में, नुक्कड़ सभाओं में हम 2-4-5 जगह कवरेज
किया तो देखा, तो मैंने ये देखा कि कैंडिडेट तो अपनी जान बचाने में लगा हुआ है बेचारा, उसको कहना तो घोषणा पत्र से कोई मतलब है, आप तो देना, और छोटे चुनाव है, और छोटे चुनाव है उसके अंदर वो 1 to 1 की लड़ाई है, तो एक एक मतदाता से मिलना, उसका पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, वो कहे जैसे काम करना, सारी यहाँ भरता है। अभी तो मेरा ये कर देगा, हाँ तेरा ये भी कर दूंगा, तेरा ये कर देगा, वो भी कर दूंगा, वो जो कहेगा उसके यहाँ भरने को तैयार है, बस वोट दे दे मेरे को एक बार, ये स्थिति। मैं लौटूंगा आपके पास में। मिस्टर कुलवाल साहब हैं, कुलवाल जी, कितना भरोसा करे पब्लिक इन घोषणा पत्रों पे? आप तो जारी नहीं करते हैं, ये और बड़ी बात है, बीएसपी जारी नहीं करती है, पब्लिक कितना यकीन करती है इन पे? देखिए योगेंद्र जी, आपने बहुत सही बात कही और सही समय में सही बात कही कि बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। मैं कहता हूं जिस आदमी को अभी डॉक्टर की जरूरत है और उसको दवाई की जरूरत है और वो हमारे घोषणा पत्र में नहीं होगा तो क्या उसका इलाज नहीं होगा? देखिए, ये घोषणा पत्र एक जनता के साथ धोखा है, छलाव है। अगर हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट अगर इस कानून को लागू करे कि जो पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी उसको 5 साल में इस घोषणा पत्र को पूरा करना होगा, वरना पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी। तब यह घोषणा पत्र की वैल्यू को समझेगी कि घोषणा पत्र क्या होता है। यह घोषणा पत्र सिर्फ एक जनता के साथ धोखा है। 70 साल तक जिस जगह के इन लोगों ने पट्टे नहीं दे सके और आज ये बोलते हैं हम 5 साल में पट्टे दे देंगे। देखिए योगेंद्र जी, अभी मेरे से पूर्व दोनों भाइयों ने भी ये कहा है कि जिस निकाय के पास कर्मचारियों को चुकाने की तनख्वाह ही नहीं है तो विकास कार्य क्या करेगी? तो इसलिए सरकार पहले ये सोचे कि जो हम घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, चाहे आप घोषणा पत्र में 2 चीजें कीजिए ना, कि हम पूरे गांव में पानी लाएंगे और पूरे इलाके में बिजली लाएंगे। आप 25 बना देते हो, वो आपसे बढ़ के 44 बना देते हैं। इससे घोषणा पत्र से काम नहीं होने वाला। जितना जो उम्मीदवार चुनाव जीतता है, देखिए योगेंद्र जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं चुनाव के बारे में, कि जो लॉटरी निकलती है, जिसमें होता है कि अब ये चुनाव 44 नंबर वार्ड पे जोशी साहब शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे, पर अगली बार ये पता नहीं कि उस वार्ड से लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कम से कम अगर जनता के साथ धोखा नहीं हुए तो कम से कम एक वार्ड का 15 साल तक तो पता पड़ना चाहिए कि इस जगह से यही आदमी चुनाव लड़ेगा। जब तक ये चुनाव इस प्रकार से नहीं होगा, पार्षद बोलता है कि देखो भाई मेरी अगली बार तो मुझे पता नहीं है कि मेरी वार्ड कौन सी आएगी, तो मुझे तो कोई काम करना नहीं है, करना है तो सरकार के पास जाओ, उनसे करा लो। तो जब से पहले आप इन चीजों को देखिए कि ये सिर्फ अगर ये घोषणा पत्र है, अगर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सरकार चला रही है और सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, आप बता दिए इन्हें घोषणा पत्र में कौन से 4 वादे पूरे किए? ये सिर्फ जनता के साथ धोखा है और बहुजन समाज पार्टी इस घोषणा पत्र का विरोध करती है। मैं आपको एक दूसरी बात और करूं, घोषणा पत्र जारी हो गए, लेकिन ये घोषणा पत्र होते हैं जयपुर से सेक्रेटरीट में बैठकर या उनके कार्यालय में बैठकर, जहां भी इनके सचिवालय में बैठकर। जिस समय हम अभी जब देख के आए फील्ड में, वहां आवश्यकता कुछ और चीज की है और इन्होंने घोषणा पत्र में कुछ और लिख रखा है। वहां की निकाय कुछ और चाहती है, वहां की पब्लिक कुछ और चाहती है, वहां की डिमांड कुछ और है, वहां की आवश्यकताएं कुछ और है, और यहाँ इसमें घोषणा पत्र में वो चीज है नहीं। तो वो कहते हैं मेरी बात तो है ही नहीं इसके अंदर, तो मैं तेरे देने से क्या फायदा, क्योंकि वो है ही नहीं, कि उसको कुछ और जरूरत है वहां पर। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सी आई कि इनको घोषणा पत्र भी जारी करना चाहिए। तो वहां संबंधित जो वहां का एरिया का, वो इनका जिला अध्यक्ष होगा, वार्ड अध्यक्ष होगा, मंडल अध्यक्ष होगा, जो भी इन पार्टियों के होते हैं, उनको पूछ के करेंगे वहां क्या आवश्यकता है यार, वहां देखो तो सही, उसी का करें, छोटा छोटा कर दें। लेकिन वो नहीं, वो तो बेचारा कैंडिडेट खुद ही अपने पन्ने छपा लेता है, वो खुद का घोषणा पत्र होता है उसका। अच्छा, ऐसा कर रखा है? ऐसा कर रखा है। मैं पढ़ के मैं लाया नहीं आपके साथ, मैं लाया हूँ वहां के पैम्पलेट गाड़ी मेरे पास पड़े हैं नीचे, उन लोगों के पैम्पलेट उन्होंने लिखा है। कुछ लोग जो समझदार लोग हैं उन्होंने लिखा तेरी आपको उसको पता है यहाँ ये आवश्यकता है, मेरे यहाँ चिकित्सालय की जरूरत है, पशु चिकित्सालय की जरूरत है, कोई चारा डिपो की जरूरत है, कोई नाली बनानी है वहां पर, इसका जिक्र नहीं है इसके अंदर। तो वो अपने घोषणा पत्र होते हैं, छोटी जगह छोटा घोषणा पत्र, अपना घोषणा पत्र, गांव का, गली का, मोहल्ले का। तो आपको लगता है लेट भी हो चुका है ये? बहुत लेट हो चुका है सर, बहुत लेट हो चुका है, और इसका कोई औचित्य नहीं है। मैंने आपको, हम तीनों ही कह रहे हैं इस बात को, वो कोई पार्टी कहते हैं कैंडिडेट जो यहाँ आपके पास बैठेगा उसको क्या पता गांव में क्या आवश्यकता है, घूमते ही नहीं है, वो यहीं बैठे रहते हैं। जितने भी इनके प्रदेश अध्यक्ष है, वो सेक्रेटरी है, महासचिव है, वो सारे यहाँ बैठे रहते हैं। और बना दो साहब, ऐसा बना दो साहब, मेरी फोटो जरूर छापना उसमें ऊपर, मेरी फोटो होनी चाहिए बस, मैं फेमस हो जाऊंगा, भविष्य में मेरे काम आए। हाँ। इसी के लिए घोषणा पत्र। चलिए, मैं धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, राजनीतिक दलों को जब जारी भी करना था तो आपको लगता है कि समय का भी इनके पास में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा कि किस समय में जारी करना चाहिए? जैसे सुशील जी कह रहे हैं अभी
ये वो ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं आपको जहां जाके आए कि अपना खुद का पंपलेट, ये भी पंपलेट ही मानिए आपको, कोई घोषणा पत्र नहीं है ये। पैम्पलेट है। हाँ, तो काफी विलंब हो चुका है। जब कैंडिडेट को पता नहीं है कि मेरी पार्टी वादा क्या कर रही है जनता से, तो क्या उचित है इनका? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पंफलेट के रूप में जो घोषणा पत्र आए हैं, इनका क्या महत्व है। हम 4 लोग बात कर रहे हैं, हम इस महत्व को पहचानते हैं, लेकिन जो मतदाता है वो भी पहचानता है इन घोषणा पत्रों का क्या महत्व होगा और ये कितना अमली जामा पहन पाएंगे। लेकिन अब इस रस्म अदायगी का कोई महत्व नहीं है, जो मैंने पहले भी कहा। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारत में स्थानीय निकाय कह लीजिए या पंचायती राज कह लीजिए, हमारा 5000 साल पुराना इतिहास है। भारत एक ऐसा देश है जो गांव में बसता है। गांधी ये कहा करते थे कि आप इस देश को मजबूत करना चाहते हैं तो सत्ता को बिखेर दीजिए, सत्ता को गांव में बिखेर दीजिए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर मजबूत होगा वो गांव से मजबूत होता हुआ दिल्ली तक पहुंचेगा। वो ये भी कहते थे, जड़ें मजबूत होनी चाहिए जी। वो ये भी कहते थे कि दिल्ली भारत नहीं है, दिल्ली का जो स्वरूप है वो भारत नहीं है। भारत एक ऐसा मुल्क है जो गांव कस्बों में रहता है। रही बात इन घोषणा पत्रों की, तो भी एक बात को जोड़ना चाहूंगा कि हमारे गांवों में या शहरों में या स्थानीय निकायों में केवल 2-3 प्रकार की समस्याएं हैं। अच्छा पानी मिल जाए, अच्छी सड़क की व्यवस्था हो जाए, अच्छी नाली का निकास हो जाए और अच्छा स्वास्थ्य लोगों का रहे। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जिस सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ते हैं, जो भारत की बहुत प्राचीन सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत अच्छी नालियों की व्यवस्था है। हम उसको देखते तो लगता है बाजार, बिल्कुल बहुत सुंदर बाजार हैं, बहुत अच्छी जो स्थानीय निकाय, जो नगर नियोजक जो आज बने हैं, जिनको मास्टर प्लान कहा जाता है, जो टाउन प्लानर है, उससे भी कई गुना सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था है। लेकिन जब आज हम उस मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि हमने तो केवल खोने का कार्य किया है। उस दौर में जो नगर नियोजन की व्यवस्था थी, बाजार व हाट की व्यवस्था थी, उस दौर में मकानों की जो व्यवस्था थी, मकानों में रोशनी की जो व्यवस्था थी, पानी के निकास की जो व्यवस्था थी, घर का पानी किस प्रकार बाजार से होकर निकलेगा उसकी व्यवस्था थी। आज हम देखते हैं कि ये तमाम समस्याएं जस की तस हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमें नीचे से शुरुआत करनी चाहिए थी, शुरुआत अच्छी होती, बेहतर होती, लोगों को उसका लाभ मिलता, लेकिन हम तो उसी मक्कड़ जाल में उलझ कर रह गए हैं। आज भी लोगों की ज्यादा समस्या नहीं है, अच्छी सफाई हो जाए, अच्छी नाली बन जाए ताकि पानी का निकास हो जाए और थोड़ी स्वास्थ्य की रोशनी की व्यवस्था हो जाए। लेकिन आजादी के इतने बसंत गुजरने के बाद भी हमने कोई खास काम नहीं कर पाए। आज भी वही वादे हैं जो मुझे लगता है कि जो 74वें संविधान संशोधन के दौरान किए गए थे कि सफाई होगी, रोशनी होगी, हम आपके प्रति जवाबदेह होंगे, वो वादे आज भी हैं जो उस दौर में किए गए थे। लेकिन लगता है कि जो रस्म अदायगी का जो दौर चला है वो निरंतर चलायमान है, क्योंकि नेताओं को भी पूछा जाना चाहिए कि आपने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो आपने पढ़ा है क्या। मैं एक मजेदार बात कहूंगा कि अपने नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव थे, दोनों प्रमुख दलों ने घोषणा पत्र जारी किए, तो उस दौर हम एक यात्रा पे गए थे, तो हमने जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं दोनों पार्टियों के, उनसे पूछे कि आपकी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो गया कि हाँ हो गया, मुझे बताइए 10 बिंदु बताइए, कौन से 10 बिंदु आपके जिन पर आप जनता के बीच जाकर लोगों कहेंगे कि हमें वोट दीजिए। तो मैं कहना चाहता हूं 10 पॉइंट याद नहीं थे कि कौन सा घोषणा पत्र, उसकी जिस घोषणा पत्र में आपने 60 बिंदु शामिल किए हैं, उस व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसको 10 बिंदु याद नहीं है, तो उस घोषणा पत्र का क्या महत्व है। तो ऐसे में एक बार विचारणीय विषय है कि रस्म अदायगी की बजाय हम कुछ ऐसा करें जिससे जनता को डायरेक्ट लाभ मिले और वो सशक्त हो। जो श्री विष्णु कुलजवाल जी ने एक बात कही है, इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति एक जगह चुनाव लड़ता है, बाद में वो सीट दूसरे रिजर्व हो जाती है या किसी दूसरे व्यक्ति को चली जाती है। तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये कानूनी बाध्यता है। जो देश में 74वां संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन ने हमारे ST, SC, OBC महिलाओं को हक दिया है कि आप भी लड़िए, क्योंकि हम देखते हैं कि 1992 से पहले, 93 से पहले ना तो स्थानीय चुनावों में और पंचायती राज में इन वर्गों का उपस्थिति नहीं थी। लेकिन जब ये संशोधन हुआ, इस संशोधन के बाद इन वर्गों की भी उपस्थिति होने लगी है। इन वर्गों की उपस्थिति होने से ही अब ये अधिक ब्यूटी आनी चाहिए थी, इसमें इसकी खूबसूरती बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये अधिक बेदाग हो गया है। इसमें इतने दाग लग गए हैं कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं। जिस जनप्रतिनिधि को हमने चुना है एक वार्ड से, इस उम्मीद से चुना है कि व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा, लेकिन वो व्यक्ति इसलिए काम नहीं कर रहा
कि ये तो अगले साल रिजर्व हो जाएगा, मुझे उसका लाभ ही नहीं मिलेगा, मैं क्यों परेशान हूं। तो ऐसे में नहीं, आप शायद समझ नहीं पाए, इनका ये नहीं कि रिजर्वेशन मत दो, ये नहीं, इन्होंने कहा 15 साल के लिए एक वार्ड को रिजर्व कर दो ताकि 15 साल तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि वो बाध्यता है, कानून की बाध्यता है कि जो देश में 74वां संविधान संशोधन हुआ है, रिजर्वेशन को बंद नहीं कर रहे। नहीं, वो बात है कि हर बार लॉटरी निकालो आप, नहीं दिक्कत है। नहीं, लॉटरी हर बार निकलेगी, वो हर बार निकलेगी तो हर बार बदलेगा, हर बार बदलेगा, यही प्रॉब्लम है। उसमें जो उसको पता ही नहीं अगली बार मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, इसलिए वो काम नहीं करता। नहीं, होना ये चाहिए था, ये चाहिए 15 साल के लोग निश्चित रहे कि सारी इसी वर्ग का आदमी रहेगा। सीट तो उतनी मिल रही है ना वैसा उस जाति को, हम करें उससे कमी नहीं कर रहे, हम तो इतना सा नहीं बने कर रहे। उसको 5 साल जब काम किया तो उसको पता चले कि तुमने क्या काम किया, और 5 साल बाद में लॉटरी निकालेंगे, उसकी 20 साल में बाद निकालेंगे, परिसीमन के बाद होगा वो तो। नहीं, उसमें क्या है, एमएलए में करते हैं, एमएलए में निकालो लॉटरी। उसमें क्या है कि महिलाओं को रिजर्वेशन, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं है ना, तो महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे? महिलाओं को सारा प्रयोग जा रहा है, महिला को उसमें भी दो, सर लाभ हमें 2 बच्चों के लाभ हमारे को। नहीं, आपकी बात समझ हद होगी, सारा का सारा लाभ नुकसान हमें पहुंचाने की कोशिश करो, एमएलए एमपी क्यों नहीं पहुंचा रहे? नहीं, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं ले रहे हो आप ये कह रहे हो कि वो काम क्यों करे, वो सही कह रहे हैं, ये कुलवाल जी काम क्यों करेगा? उसको पता चल गया मैं एक बार कैसे एंकर प्रकरण जीतिया, अगली बार लॉटरी निकलेगी, मेरे को पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मेरे जैसे अलग होते हैं छिल फिरे लोग जो कह रहे जीते आ रहे, कोई मतलब नहीं आज लॉटरी आए नहीं आए, काम नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें होना तो ये चाहिए कि व्यक्ति एक बार जीते, अनेक बार जीते, उसको पूरी तन्मयता से, उसको पूरी तन्मयता से नहीं बढ़ने दे। अभी महिला आ गई थी, मैं तो नहीं बढ़ता अगली बार, महिलाएं बढ़ती। जो कानूनी बाध्यता है, 250 जो पिन छूट गया, फिर लॉटरी निकल गया, पता नहीं क्या आएगी उसमें। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी इन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, हमारी सबकी एक ही पीड़ा है, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि होना ये चाहिए कि भाई एक बार मौका मिला है तो उस मौके का पूरी तरह दोहन होना चाहिए। मौका मिला तो एक बार मौके को ढूंढने में लग जाता है, वो बजाय वो काम करने में, वो कह रहा अगली बार आना नहीं है। मेरी बात को समझो आप, मैं प्रैक्टिकल में नहीं, आप किसी अपन डिबेट में इस ढंग से है कि अपन किसी चैनल पे बोल रहे हैं, मैं आपको सही कर रहा हूँ। 5 साल में दूसरे टारगेट तय करने लग जाता है। नहीं, होना ये चाहिए, अगली बार आना ही नहीं, उसको आना ही नहीं, तो वो कहता मत देना यार, अगली बार क्या पता रिजर्वेशन हो जाए, और क्या पता होती है नहीं कैसी आ जाए जनरल मेरे जैसे कि, तो बात अलग है कि आती रही है सारी, तो पार पड़ गई मेरी। यदि रिजर्व तो नहीं बढ़ता, कलेक्टर नहीं बढ़ने देता साहब अंदर, इसलिए उसी दूसरे टारगेट में लगता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो कानूनी बाध्यता है। आपने फरमाया कि जिस प्रकार विधानसभा लोकसभा में होता है 25 साल के लिए, तो यहाँ क्यों नहीं हो भाई? यहाँ महिलाओं को रिजर्वेशन 50%, ये है ना, विधानसभा में भी दो। हाँ, ये मांग कीजिए कि महिलाओं को 33% विधानसभा में दीजिए, लोकसभा में दीजिए, क्योंकि स्थानीय निकाय भी लागू। हाँ, ये सही है कि जो आपने 2 बच्चों का जो लागू किया है, जो एजुकेशन को, हाँ, जो एजुकेशन का मापदंड आपने तय किया है, ये स्थानीय निकाय और पंचायती राज की बजाय ये संसद में वो विधानसभा में होना चाहिए। भाई सारा प्रयोग, मैं आपसे निवेदन करूं कि ये सारे के सारे प्रयोग करते नीचे को हमारे पर, ये वहां क्यों नहीं करते प्रयोग? मैं पहली बार आपको कह के गया हूं, ये प्रयोग एमएलए एमपी के चुनाव में विधानसभा में लोकसभा में क्यों नहीं करते? नहीं, देखो हम छोटों पे तलवार चलाते। कारण क्या है कि जो व्यक्ति कानून बनाते हैं वो प्रयोग खुद पे नहीं करते, वो दूसरे पे प्रयोग करते हैं। दूसरा में मिले। असल में क्या है कि जो प्रयोग हुआ राजस्थान विधानसभा में किया या देश संसद में पार्लियामेंट में प्रयोग किया, वसुंधरा जी के शासन में 2 प्रयोग किए गए। एक प्रयोग ये किया गया कि व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा तय किया कि उसके इतने बच्चे होने चाहिए, वो तो पहले से ही था, वो पहले से था। अब ये प्रयोग होने ये चाहिए था कि भाई इससे आपने गरीब को रोक दिया, अशिक्षित को रोक दिया, लेकिन होना ये चाहिए था कि पार्लियामेंट को जिस पार्टी से वो आती है, जिस पार्टी से वो आते हैं, उस पार्टी के केंद्रीय नेताओं को विचार करना चाहिए था कि हम इसको स्थानीय निकाय पंचायती राज में अप्लाई करने की बजाय हम इसको अप्लाई करें पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में, ताकि हमारे जो अधिक पढ़े लिखे लोग, अधिक जुझारू लोग वो वहां आए और कानून अच्छा बनेगा। इससे देश की जनता को अधिक फायदा होगा। तो चाहे अंगूठा टेका जाए तो भी वो नालियां साफ करानी है उसको, बिल्कुल सही है, तो वहां जरूरत है। चलो मैं एक बार हाँ, धर्मवीर जी अपनी बात रेगुलर करिए। शीलदा भाई जी हमारे साथ में। शील जी, ये मैनिफेस्टो जारी किया आपने, 44 बिंदु हैं, पहले से जो योजना चली आ रही है उनका जिक्र है इसमें, लेकिन ये पैसा कहां से आएगा? देखिए, नगर निगम के पास में संसाधनों की कमी नहीं है, कमी सिर्फ इच्छा शक्ति की है। बहुत से ऐसे प्रोविजन है जिसके थ्रू आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन होता है ये है कि जिन संसाधनों से पैसा एकत्रित किया जाना चाहिए वो नहीं होता।
हाउस टैक्स था वो भी शायद अब बंद कर दिया या कम कर दिया। पैसा जेडीए से भी मिलता है, पैसा सरकार से भी मिलता है, पैसा हाउसिंग बोर्ड से भी मिलता है। ये आपका जो घोषणा पत्र आया था ये सारा का सारा जयपुर जैसे शहर पे लागू होता है। मैं गांव का चक्कर काट के आया हूँ जहाँ छोटे छोटे चुनाव हो रहे हैं, जयपुर में हो भी नहीं रहा। इसमें सारे बिंदु मैंने पढ़ लिया अभी 2 मिनट पहले। हाँ। ये सारे वो है जो जयपुर शहर पर या बड़े शहरों पर लागू हो सकते हैं। गाँव की कोई जिक्र नहीं है इसके अंदर कहीं भी। गांव का कोई काम होगा क्या? सुशील जी ये बताइए, सुशील जी घोषणा पत्र आपकी पार्टी जारी करती है, जवाब देती और उसका रिजल्ट नहीं आता है, और घोषणा पत्र पहुंचे नहीं है आपके। मैं आज शिखर जिले का 2 जिलों का दौरा करके आया हूं, पहुंचा नहीं है आपका ये घोषणा पत्र, नहीं पहुंचा, 4 दिन बाकी है। वो तो नेताओं ने भाषण में कह दिया होगा, पहुंचा ना पहुंचा हो। अब आपने सवाल ये उठाया कि ये सिर्फ जयपुर शहर नहीं, बड़े शहरों के लिए जो मैंने पढ़ा है सारी की सारी बातें। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा, वहाँ तो वाटर की जरूरत नहीं है, हार्वेस्टिंग। सफाई व्यवस्था सिर्फ बड़े शहरों के लिए, सीवरेज सिर्फ बड़े शहरों के लिए। मेरी बात का जवाब दीजिए, सीवरेज व्यवस्था क्या शहरों के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग क्या सिर्फ शहरों के लिए? योजनाबद्ध तरीके से वेंडर्स को लागू कर दोगे क्या? ये लागू कर दोगे क्या? 5 साल में मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ उनका जवाब दीजिए आप। क्या योजनाबद्ध तरीके से वेंडरों को बैठाना ये कहाँ वेंडर, गांव में कहाँ वेंडर? कैसे नहीं होते? 30 ठेले वाले होते हैं, हो जाते हैं। मान लीजिए आप। चले मैं लौट जयपुर शहर में तो नहीं कर पाया। मैं लौट रहा हूँ आप लोगों के पास में। यहाँ एक छोटी से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। ये जो 44 बिंदु हमने पढ़े। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान में लोकल बॉडीज के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बाकायदा घोषणा पत्र भी जारी किया गया है, लेकिन इस पर यकीन कैसे किया जाए, हमारा मुद्दा ये है। शील दवाई जी हैं, पूर्व महापौर हैं। शील जी, मैनिफेस्टो आपका भी 44 बिंदु आपने रखे हैं, तो ऐसे हैं कि अगर ये सब कुछ हो गया तो मुझे लगता है कि गांव और सब पेरिस की तरह नजर आएंगे, पर ये होगा कैसे, यकीन कैसे किया जाए इस? देखिए, पहले भी जितना इसमें बताया गया है, आधे से ज्यादा मतलब जो मेन चीज जो होती है सबसे पहले गुड प्रशासन देना, जिसमें सफाई व्यवस्था, लाइटिंग है, आवारा पशु है, गार्डन है, और ये क्या कहते हैं सफाई व्यवस्था मेन जो है ये है। और भी मतलब किस तरह से व्यवस्थित करना है इसको। लोग जो आवारा पशुओं की समस्या है, गौशाला है, अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है जयपुर के लिए, वो है, ये बहुत सारे बिंदु हैं, तो इन पर काम हुआ है। अब ये देखिए, और अभी भी जितने भी अगर जयपुर की बात करते तो ज्यादातर वोट जयपुर में रहे, जयपुर में भी काम हुआ है, और अन्य जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बने हैं और वहां पर भी काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही है या जितने भी बोर्ड रहे हैं वहां पर सारे ये काम हुए हैं। तो इस विश्वास के साथ में हम कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बनते हैं तो हम ये कमिट करते हैं। और जितने पहले भी, जैसे केंद्र की बात कर लीजिए आप, केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, राज्य में भी वसुंधरा राजे जी ने जो किया, नवाचार जो किए राजस्थान में, उनको भी पूरा करके दिखाया। और वोट मिलना न मिलना ये अलग मुद्दा हो जाता है, और स्पेशली ये लोकल चुनाव है, ये लोकल मुद्दे होते हैं, उन पर चुनाव लड़े जाते हैं। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान के जो पार्षद है, उन्होंने जिस तरह से काम किया है, सभी वार्डों में किया है, और पूरा लिस्टेड काम है। सवाल ये नहीं है कि वही व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ेगा, सवाल ये है कि इससे पहले आपकी पार्टी का जो व्यक्ति था उसने कितना काम किया है, वोट उसी के आधार पर मिलेंगे। और जो आप जो घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, हमने अपना विजन प्रस्तुत किया कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इन सब बिंदुओं पर काम करेंगे। जी कुलवाल साहब, ये एक दृष्टि पत्र है, बीजेपी का विजन है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, अगर हमारे अवसर मिलता है तो हमारी सोच ये है। कांग्रेस का घोषणा पत्र यानी कि ये वादे कर रहे हैं, अंतर इतना है, पब्लिक को लुभाने के लिए इन्होंने भी जारी किया, इन्होंने भी जारी किया, ये विजन बता रहे हैं और ये घोषणा कर रहे हैं। जनता में किस तरह की चर्चा है? देखिए योगेंद्र जी, ये जो दोनों घोषणा पत्र जो आपके सामने पड़े हैं, आज शील दाबाई जी को ये पता भी नहीं होगा कि 44 घोषणा पत्र, जो 44 जो उनकी पॉइंट उनमें कौन से घोषणा पत्र है।
ये पढ़ के नहीं आए, ये सब एक रटे रटा भाषण, ये बोल रहे हैं। देखिए आपने देखो दिल्ली में वादा किया वो पूरा कर दिया, राजस्थान में वसुंधरा जी ने वादे किए पूरे कर दिए, और फिर आप चुनाव हार गए। तो आपने जो वादे किए ना वो सब जनता को पता कितने वादे करते हो और कितने वादे पूरे करते हो। तो घोषणा पत्र का कोई वादा नहीं है। अगर ये दोनों पार्टियां दोनों आज ये बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद तो काम कर रहा है, तो इनको ये बोलना चाहिए पार्षद कांग्रेस का, जब भारतीय जनता पार्टी काम तो करता ही है वो। तो ये मत कहो कि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद काम करता है, तो पार्षद तो जिस भी पार्टी का होगा वो काम करता है। सवाल उस पर ध्यान दे रहा हूँ, मैं किस पर ध्यान दे रहा हूँ? आप घुमा रहे हो हमको, हम घूमने वाले नहीं है, हम घूमने वाले नहीं है। देखिए सवाल ये योगेंद्र जी, घोषणा पत्र करे ये, पर घोषणा पत्र वो करे जिसका वादा निभा सके। वादा निभा सके तो घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। अगर ये वादा नहीं निभा सकते हैं तो इनको घोषणा पत्र जारी नहीं करना चाहिए। सवाल है कि जनता का काम का विकास होना चाहिए, हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। इसका विरोध कौन कर रहा है? सवाल है कि जो आज स्थिति बनी हुई है, आज ये बोले बीजेपी के बोर्ड ने काम किया, बीजेपी के पार्षद थे जिन्होंने कांग्रेस के लाटा को वोट देकर जिता दिया और बीजेपी का महापौर बन गया। तो आप ऐसी बातें मत करो, आप जनता के किए कार्यों की बात करो। आप जनता का क्या काम करोगे? ये घोषणा पत्र तो झूठों का पुलंदा है। आप तो 5 कार्य जो विकास कार्य कर सकते हो उसको गिना दो सील दवाई जी। ये आप जयपुर में बैठ के बात कर रही हो, गांव में जाओगे तो पता पड़ेगा आपको। तो इसलिए जो घोषणा पत्र बनाते हैं ये पार्टी के पंपलेंट है, इनको ये न तो ये आगे जाएंगे और न उम्मीदवार इनको बांटेगा, ये तो यहीं बंधे में रह जाएंगे। और अब 3 दिन तो बचे कुछ चुनाव के योगेंद्र जी, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। ये घोषणा पत्र सिर्फ झूठों का घोषणा पत्र है। अब तो 3 ही दिन मैच शेष रह गए। वो ये बट ही नहीं सकता है, ये बात ही नहीं सकते हैं, प्रचार ही बंद हो ये जनता को दे ही नहीं सकते हैं। और प्रचार खत्म होने के कुछ घंटे पहले जी ये जारी किए जा रहे हैं। आपने सही कहा कि कैंडिडेट तक ही नहीं पहुंच रहे हैं, तो औचित्य नहीं है और औचित्य पे सवाल उठा रहे हैं। मैं एक बार फिर आपके पास ही आना चाहूंगा। शील जी कह रही है कि हमारा विजन है ये, कोई एक मॉडल के रूप में कोई ऐसा बताया जा सकता है कि जिसे कहा जा सके कि यह निकाय पूरी तरह से हमारे विजन के अकॉर्डिंग काम किया और हम इसी तरह का एक मॉडल पेश करना चाहते हैं प्रदेश में? कोई दिखता है ऐसा? देखो अभी तक इनकी जहां निकाय में इनकी बनी है, पंचायत से लेकर नगर निगम तक, वहां सारी दुर्दशा हो रही है। क्योंकि एक्चुअल में हुआ कि सरकार बदलते ही सारा जो इनका विजन था फैल, सरकारें बदलती है उसके बाद विजन भी बदल जाते हैं। तो अभी भी कांग्रेस की सरकार है, ये विजन तो भले ही दे दे, सरकार तो ऊपर कांग्रेस की बैठी है और 4 साल रहनी है, वो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो विजन आप कितना ही दे दो, चाहे उस विजन को अमली जामा, जैसे राजस्थान की सरकार कितना ही कुछ कर ले, ऊपर तो आपकी बैठी है, तो अमली जामा पहनाने देंगे क्या इसको? बस ऐसा ही हो रहा है, राजनीति में यही होता जा रहा है। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है विजन सिर्फ चुनाव जीतने का है। आप ये घोषणा पत्र इसलिए तैयार किए गए कि कुछ तो हमारी तरफ से भी जाए। जयपुर से क्या गया कैंडिडेट के पास, बस इसी का, बाकी कुछ नहीं। वो लोकल लेवल पे तैयारी कर रहा है बेचारा। आप राजस्थान में कितनी जगह चक्कर काटे हैं अभी इस चुनाव में? मेरे को ये बताओ, गई कहीं? देखा घोषणा पत्र लेके गई कहीं? आपका छपा तो अब है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा, 3 दिन तो छपने को नहीं हुए, किसी का नहीं गया। ये घोषणा पत्र बंडल बंदे हुए बता देंगे आपको चुनाव का कुछ। 19 तारीख को चुनाव जाए, 20 तारीख को आपके पार्टी कार्यालय में आऊंगा, बता दूंगा कितना कुंटल पड़ा है, भेज नहीं पाओगे वहां। यही स्थिति है सील जी, सच्चाई सुनना नहीं चाहता कोई विजन नहीं है। गांव का विजन सिर्फ एक है कि आप वहां के लोकल जो कैंडिडेट आपने जो उतारे हैं उन कैंडिडेटों की मदद करो ताकि वहां के लोकल मुद्दों को समझ सके। जिसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो उस गांव पर लागू हो रहा हो। कहाँ स्मार्ट सिटी की जरूरत है, वहाँ कहाँ वाइंडिंग जोन की जरूरत है इस गांव को? ये सिर्फ गांवों के लिए नहीं बनाया, अजय जो छोटी निकाय में जाके आए हैं उनको आप किसके लिए? आप 3 बड़ी निकायों में चुनाव तो हो ही नहीं रहे ना, 3 के हो रहे हैं, वहां भेज दो कि ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारे पंचायत के चुनाव, उसमें नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषदों के चुनाव हो रहे हैं, वहां देखो ये घोषणा पत्र नहीं गया। हमारी बात को मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है। साहब ने पूछा था क्या दृष्टि इन्होंने डाली है, दृष्टि वहां पहुंचेगी तब दृष्टि लागू होगी। इसमें कुछ ऐसी बात आपने लिखी नहीं, आपने वहां बैठ के जारी करने को कहा किसी को कि लिख दे चमाड़ी, तो चमाड़ी जयपुर में घूम के लिख लाया कि वेंडिंग जोन बनाएंगे, नॉन वेंडिंग बनाएंगे, सुलभ शौचालय बनाएंगे। कहा गांव में सुलभ शौचालय की जरूरत है? उसमें ओडीएफ कराना गांव में, ओडीएफ कर को दिया। अरे पानी नहीं है बहन जी, पानी नहीं है, ओडीएफ किसको कर दिया आपने? वो बन गया, वो जाए किसमें वहां? वो यही वो कह रहे साहब लेटरिन तो बना पड़ा है, पानी नहीं।
हम जाके आए हैं, मैं देख के आया हूँ, प्रैक्टिकल करके आया हूँ। मेरे को आपसे बहस का मतलब ये नहीं मैं टीवी में बैठ के आपसे झूठ बोलूंगा। आप एक बार घूम के तो देखो क्या हालात है। वो तो कोई भाग्य से आपकी आ जाए तो आ जाए, बाकी तो सरकार आना मुश्किल है। ये तो अभी समय बताएगा, समय बताएगा। इसका तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। खैर अभी ये बहुत जल्दबाजी है कहना। धर्मवीर जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार मैं। और देखिए वादे हैं, ये विजन दिखाना कहीं को गलत नहीं है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, एक ये अलग विषय हो सकता है जैसे विष्णु कुलवाल साहब ने कहा कि 15 साल के लिए रिजर्व किया जाना चाहिए, लेकिन हम बात करते हैं ये इस मुल्क में नजीर पेश की जाती है, उदाहरण दिए जाते हैं, वही उदाहरण किदवंतियां भी बन जाती हैं। जैसे आपने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता से आप सीखिए कि वहां का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, वहां के मार्केट कैसे थे, वहां का यानी कि नगर का नक्शा कैसा हुआ करता था, सारी चीजें उससे अंदाजा लगता है। लेकिन आज कोई बता सकता है कहीं पे जा कि एक निगम हमारा ऐसा चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो कि जिसको आप देखिए किस तरह से काम किया और पूरे राजस्थान में इसी मॉडल को हम लागू करेंगे, है कोई लगता है? राजस्थान में तो कोई लगता नहीं है। अजमेर ने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। कुछ महापौर जो रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उस जब वो पद पर आते हैं तो नौकरशाही व जो अस्थायी कार्यपालिका चुनकर आती है, महापौर जो पार्षद आते हैं, एक स्थायी कार्यपालिका वहां रहती है, उनके बीच जो टकराव पैदा होता है वो टकराव इस कदर होता है कि उसमें कहीं ना कहीं उस पार्टी जो वहां रूल कर रही है उसका बड़ा योगदान रहता है। योगेंद्र जी, हमें यह समझना होगा कि जैसे राजस्थान का उदाहरण करें, राजस्थान में रूल कांग्रेस कर रही है। मान लीजिए बीजेपी के बोर्ड बन गए, तो जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगेंगे वो कांग्रेस लगाएगी और उनको एक ही मंत्र दिया हुआ होगा कि आप ढंग से काम मत करने दीजिए। तो फिर यदि वो महापौर की बात नहीं मानेंगे तो उनमें टकराव पैदा होगा। हमने तो जयपुर में ऐसा दौर देखा है कि हर महीने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी आते थे, क्योंकि उस समय उस पार्टी की सरकार थी। ऐसा टकराव कि हर 2 महीने में नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी आते थे। तो हमें कहीं ना कहीं स्थानीय निकाय चुनाव राजनीतिक सिंबल पर होते हैं, चुनाव सिंबल पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन इसको राजनीति से दूर हटकर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो उसी गले का, मोहल्ले का रहने वाला है। हम उसको बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, समस्या कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या नहीं है, समस्या कोई राष्ट्रीय समस्या नहीं है, समस्या वही पानी बह रहा है, सड़क खराब है, सड़क टूटी हुई है, इस पे थोड़ा पत्थर डलवा दीजिए, छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन ये भी मुंह बाएं खड़ी रहती हैं। अब रही बात पार्षदों जो रूल कर रहे हैं उनका क्या रहता है, उनका ध्यान भी उन समस्याओं को दूर करने के बजाय ध्यान ये रहता है कि जो ठेका पास हुआ है उसमें मुझे कितना क्या मिल सकता है। जो ध्यान जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए होना चाहिए, माफ कीजिए यह सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हैं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ वहां लगा रहता है कि इसकी किस प्रकार में शिकायत करूं ताकि मेरे पास मिलने के लिए आए। और वो फोर्स ये करते हैं महापौर वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कि उसने सड़क बना दी, उसने नालियां बना दी, लेकिन उसने मिला ही नहीं, मेरी भी एनओसी जरूरी है उस पर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम अच्छा बनना चाहिए था वो सिस्टम कहीं ना कहीं दरक गया है। एक बात मैं और कहूंगा कि जैसा कि कुलवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस के जो बीजेपी के पार्षद थे वो महापौर बन गए कांग्रेस की मदद से, कांग्रेस के पार्षदों ने मदद करके उस विधायक बना दिया। और जो बीजेपी के अधिकृत मेयर के प्रत्याशी थे वो बुरी तरह चुनाव हार गए। तो ऐसे में यदि यही दौर चलता रहा तो यहां भी संसद और विधानसभाओं की तरह हमें कानून लाना होगा कि ये जीतने के बाद पाला नहीं बदल ले। हमें देखते हैं कि पहले ये आयाराम गयाराम का जो मुहावरा हरियाणा से लिया गया वो मुहावरा था संसद और विधानसभाओं के लिए। अब ये तो हमें आए दिन दिखाई पड़ रहा है। कभी हम नगरपालिका के चुनाव में देखते हैं पूरे व्यक्ति जीते अलग पार्टी से, जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले गए। इसी प्रकार स्थानीय निकाय में हर जगह हो रहा है, पंचायती राज में हो रहा है। तो पार्टियों को भी ये मनन मंथन करना पड़ेगा कि ये बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मुझे पीड़ा होती है कि हमने एक विचार के आधार पर चुनाव लड़ा, एक पार्टी से हमने विचार के आधार पर चुनाव लड़ा, जनता ने हम पर विश्वास जताया और चंद लाभ लेने के लिए हमने पार्टी का पाला बदल लिया। वो इसलिए बदल लिया कि कोई कानून नहीं है, जबकि इस देश में कानून से ज्यादा कुछ आदर्श हैं, कुछ मूल्य हैं, कुछ सिद्धांत है।
आज भी हम कानून से नहीं डरते हैं, हम डरते हैं हमारे जो विचार हैं, जो परिवार के संस्कार हैं, जो हमें सिखाया गया है, जो मानते हैं कि यह बातें हमारे जीवन में को सफल करने में मजबूत होगी, इससे लोक ही नहीं परलोक भी सुधरेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस अर्थ के युग में हम अंधे हो चले हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चंद लाभ लेने के लिए, चंद चांदी के सिक्के प्राप्त करने के लिए जो दलीय प्रतिबद्धताएं थी वो पहले बड़े लोग तोड़ते थे, अब तो छोटे लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें उदाहरण पेश करने की आवश्यकता है। लौट रहा हूं आपके पास, शीलदा भाई जी कुछ कह रही है अभी। मैं एक बात कहना चाह रही थी, अभी ये चर्चा में ये बात निकल के आई कि जो ऊपर बैठी सरकार होती है और जो लोकल बॉडीज की जो होती है, अगर डिफरेंट होती तो काम नहीं करने देती। बिल्कुल। मैं आज आपको बता रही हूँ, स्पष्ट बता रही हूँ, शायद कोई बताने की हिम्मत नहीं करेगा इतना, क्योंकि जब मैं महापौर थी, ये शांति धारीवाल जी मिनिस्टर थे और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। मैंने जो भी काम किया, जो मेरी उन्होंने कमिटमेंट देखा, उन्होंने कभी हर्डल नहीं दिखाया। इसी का परिणाम था कि जयपुर को 3 बार क्लीन सिटी का अवार्ड मिला। मैंने कच्ची बस्तियों में काम किया, वहां पर कभी किसी ने, इसीलिए क्योंकि मुझ में कमिटमेंट था कुछ करने के लिए, तो यूनेस्को अवार्ड भी लिया है। तो अगर कोई भी सभापति या अपना विजन हो, बिल्कुल, अगर उसकी इच्छा शक्ति है और वास्तव में वो करना चाहता है, तो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कभी हर्डल नहीं। बहुत सुंदर बात। चलिए, एक बहुत बड़ी बात हो रही है सामने भी, निकाय चुनाव का प्रचार थमने में घंटे बाकी हैं, दिन ही घंटे बाकी हैं। लेकिन रोचक बात देखिए कि घोषणा पत्र और उसके बाद में एक आरोप पत्र भी आ रहा है। बीजेपी ने आरोप पत्र भी जारी कर दिया है जिसमें करप्शन के चार्जेस लगाए हैं और पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। सुशील जी, आरोप पत्र भी जारी हो रहे हैं। घोषणा पत्र तो अभी आपके यहाँ देखा है मैंने आकर, और आरोप पत्र कब तक आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूँ मुझे कि वो ये आरोप पत्र है ना, ये राजस्थान में पूरे बंटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। घोषणा पत्र नहीं बंटे, ये जाएगा, ये सारे एमएलए लेके जाएंगे और अपने अपने एरिया में बांटेंगे, क्योंकि अब भविष्य का चुनाव वो अपनी तैयारी करेंगे। आरोप पत्र में क्या है अभी पता नहीं चला, कि घोषणा पत्र का ही पता नहीं, तो आरोप पत्र में क्या आया, यही आया होगा 1 साल का इसके कामकाज का विरोध करेंगे कि भाई ये इन्होंने कर दिया। लेकिन मैं आपको सही कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात लगी शील दवे की, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि ये मेयर थी और यही अशोक गहलोत और यही धारीवाल जी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, धारीवाल जी थे, इन्होंने बिल्कुल मदद करी इनकी और यूनेस्को अवार्ड ये लेके आई है और क्लीन सिटी का अवार्ड लेके आई है। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि ऐसी सोच रखता है कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी नगरीय निकाय का मंत्री, तो ये बहुत बढ़िया बात है और इससे वाकई भला होगा इनका। एक तो इन्होंने इश्यू बनाया है कि पुनर्सीमांकन करके जो हाइब्रिड सिस्टम, उसको लेकर के इश्यू बनाया बीजेपी ने कि ये जनता को बहुत गुमराह किया जा रहा है इसके तहत। नहीं, वो गुमराह की बात नहीं, वो इनके पास ये तो पहले दिन से ही दिख रहा है। इसमें तो आरोप पत्र लगाओ चाहे ना लगाओ कि इन्होंने ये जो हाइब्रिड सिस्टम रहा है, ये कह रहे हैं पहले से हमने तो पास कर रखा विधानसभा, हमने तो पढ़ा भी नहीं। घोषणा पत्र कौन पढ़ेगा जब विधायक वो ही नहीं पढ़ते, कानून पास हुआ उसी का पता नहीं था, ये तो बाद में पता चला, तो कहाँ किसने पढ़ा होगा। और ये कह रहे था ये पास किया है हमने, विधानसभा में पास हुआ है, पहले कर देना चाहिए, लेकिन बताया नहीं था। अब एंड टाइम पे जरूरत होती है तो बता देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि ऐसा आरोप पत्र आया है और ऐसा कर रहे हैं, तो क्या वो इसको अब चैलेंज कर सकते हैं? क्या हो सकता है क्या ऐसा? जब लॉटरी निकल गई सारी और चुनाव हो ही गए सारे, अब आरोप पत्र लगाते रहो। आरोप क्या लगाया ये तो भी पता चला। पता चले तो आप उस पार्टी से आए हो जिसने आरोप पत्र लगाया, वो आरोप क्या है। तो अब मेरे को एक बात शीलदा भाई, आप हमारे प्रदेश स्तर की नेता है और भावी मेयर बनने जा रही हैं जयपुर की, मैं निवेदन आपसे ये करूं कि कि आप मेरे को बताओ कि आपको मालूम नहीं है तो क्या आम आदमी को कैसे मालूम होगा उस आरोप पत्र का? आरोप पत्र चुनाव के बाद बांटोगे क्या? फिर उसका बंटना भी क्या है? नहीं, देखिए, हाइब्रिड सिस्टम पुनर्सीमांकन एक इश्यू बनाया बीजेपी ने। नहीं, बिल्कुल सही बनाया। हाइब्रिड सिस्टम में एक कहना चाहिए कि बैक डोर से आप जो एमएलए है वो आज पार्षद का चुनाव लड़ने से डरता है कि मैं हार जाऊं, क्या स्थिति होगी, तो वो ये सिस्टम लागू करके किसी भी एमएलए को, क्योंकि वो ज्यादा एम्बिशियस है, हारे हुए हैं, उनको ऑब्लाइज करने के लिए रास्ता निकाला है कि उनको चुनाव तो उसमें खाली कांग्रेस थोड़ी निकाला, वो तो आपके वाले भी आरोप लगाए हैं, उसमें क्या दिक्कत आ गई? नहीं, तो हमने तो नहीं, आपके भी आ रहे हैं 5, तो आपके भी आ रहे हैं जयपुर में। नहीं, तो हमने भी तो नहीं किया था, हमने तो ये नहीं किया। कानून तो पहले से पास हुआ है, करा कि नहीं क्या पता नहीं आपने, लेकिन अब कर लेना, अब कर लेना, अब छूट दे दी आपको, चाहो तो कर सकते हो, आप कर सकते हो। हाइब्रिड में आप भी लड़ते गए, नहीं कांग्रेस वाले करेंगे इसको, वो सारी पार्टियों पर लागू है, कोई सभी को लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा उसका। तो
नहीं, पर वो कह चुके हैं नहीं। ना, अब वो गलत है तो मत लड़ाना, ये तो कहो कि हम आरोप लगा रहे हैं, हम तो नहीं लड़ाएंगे इस पर। देखिए तो वहां पे कोई भी लड़ाएंगे, हम तो नहीं बोर्ड जिसका होगा मेयर तो उसी का बनेगा। हाँ, वो तो पार्षद चुनाव ऐसा नहीं लड़ना होगा पड़ेगा। कि बीजेपी के पार्षद ज्यादा है और कांग्रेस का मेयर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हुआ है साहब, होता है, अब भी हो गया, तो आगे तो हाइब्रिड में तो बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं 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 ये शंकाएं हैं मेरी, अब मैं क्या हो जाएगा पता नहीं, आरोप पत्र कब आएगा। मैं अभी आरोप लगा रहा हूँ कि इसमें खरीद फरोख्त होगी और पार्षदों को बाड़ाबंदी होगी, पार्षदों की जीतते ही पकड़ लेंगे वहां का वहीं। सरपंचों की जैसे होती है, सरपंचों को होती है ना, ले गए ना। आपने नहीं देखा क्या, लिए फिर महाराष्ट्र से लेके राजस्थान जयपुर तक एमएलए को लिए फिर, पार्षद के बेचारे औकात कितनी होती है, एमएलए को लिए फिर और कुछ नहीं हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ महाराष्ट्र। कोई बात नहीं, 3 दिन होटल में तो रुक सकते हैं। जी होटल में रुकना अलग चीज है। हमने पूछा था कि वहां किस लिए लेके आए हो इनको, महाराष्ट्र के विधायकों को, तो बोले घूमने आए जयपुर। तो चुनाव जीतते ही घूमना आगे के यहाँ पर, हमें सबको पता था, मीडिया को सबको पता था कि उनको यहाँ शिफ्ट किया गया है, वहां खरीद फरोख्त हो रही है। तो ये कब तक, तो वो तो बड़े लोग थे, उनके लिए तो बड़ी गाड़ियां लगा दी, पुलिस लगा दी, सारी व्यवस्था होगी। पार्षदों तो औकात ही कितनी गया, पार्षदों उठा ले जाएंगे जीतते ही, वही हाइब्रिड सिस्टम है। तो देखना इसका परिणाम भी आएंगे। आरोप पत्र गलत नहीं है आपका, पैसा लाभ आप भी ले सकते हो, मैं तो ये कह रहा हूँ। चलिए कुलवाल साहब के पास जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, हालांकि शील जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर काम करने वाला कोई हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सरकार किसकी है किसकी नहीं है, मायने नहीं रखती है, अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए। लेकिन अभी जो बोर्ड है उसमें कोई कहा जा सकता है कि हाँ ये बोर्ड है, बहुत अच्छा काम किया, और बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या आपकी पार्टी हो, जो ये कह सके कि देखिए हमारे पार्षदों ने या बोर्ड ने ये काम किया है। देखिए योगेंद्र जी, जो पार्षद और जो जैसे महापौर होता है या जहाँ पे चेयरमैन होता है, सभापति होता है, उपसभापति वगैरह होते हैं, देखिए वो अपनी नजर में तो अच्छा काम करते ही हैं, चाहे वो जनता की नजर में क्या कर रहे हैं वो विषय अलग है। सवाल है कि देखिए भी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है ना, भी चुनाव, जैसे भी आपने कहा कि मैंने तो अभी देखा था आपके टीवी चैनल पे कि रामचंद्र बोरा ने आरोप पत्र तय किए, तो रामचंद्र जी बोरा हमारे जयपुर के सांसद है। अब वो कहां से, अभी ये जयपुर का तो चुनाव हो नहीं रहा है, ये चुनाव तो राजस्थान में अभी 49 निकायों का चुनाव हो रहा है। रामचंद्र जी बोरा को 49 निकायों को जानता नहीं है। तो सवाल है कि ये आरोप प्रत्यारोप की बातें जो कर रहे हैं, झूठ फैसद की बातें कर रहे हैं। शीलदाबा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ के यूडीएच मंत्री धारीवाल साहब, अगर इतना अच्छा काम इन्होंने किया जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं, जैसे कि इन्होंने, मैंने भी सुना है, तो ऐसा काम करने वाले आदमी अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री यूडीएच मंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि खरीद फरोख्त तो सही नहीं होगी। इससे लग रहा है मुझे कि जो वहां पे जनता जो जिनको चुन के भेजेगी, ये तो समय बताएगा क्या होता है। आप भी तो बोले मैडम, मेरे को कैसे बोल रहे हो? काम की बात नहीं नहीं आप घुमाओ मत, अब आपको घुमाओ मत बात को। मैंने इच्छा शक्ति, चलो चलिए धारीवाल जी की बात तो मैं बता देता हूँ आपको। धारीवाल साहब ने न्यू ऑफिस मार्केट हमको दिया, जगह दी जहाँ 30 साल का कचरा गिरता था, और धारीवाल साहब ने 2 अधिकारी हमारे साथ लगाए कि ये मार्केट पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आज मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि धारीवाल से बड़ा ईमानदार मंत्री मैंने नहीं देखा जिन्होंने रात दिन मेहनत करके उस मार्केट को पूरा कराया, और आज पूरे हिंदुस्तान में न्यू ऑफिस मार्केट का नाम है। सवाल है कि खरीद फरोख्त ये दिल्ली से चल रही है योगेंद्र जी, ये खरीद फरोख्त यहां होने वाली नहीं है, ये दिल्ली से सिस्टम चल गया। आज ही मैंने पढ़ा कि महाराष्ट्र के अंदर हमारे गृह मंत्री जी ने नारायण नारे, जो कांग्रेस के विधायक जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनको जिम्मेदारी दी है कि तुम कांग्रेस के एमएलए तोड़ो और वहां पे अपनी सरकार बनाओ। सवाल नहीं तो इस प्रकार की बात करने, सिस्टम ऊपर से चल रहा है तो नीचे वाला क्यों नहीं करेगा? आपने सिखा दिया उसको। तो देखिए, अगर जो पार्षद जिस पार्टी चुनाव जीत के आता है, उस पार्षद का भी धर्म होता है कि वो उस पार्टी के साथ रहे। हमने देखा है कि जनसंघ के जमाने में किशनलाल खटोड़ और बहुलाल शर्मा 2 पार्षद जीत के आते थे, मगर उसके बाद वही बात कर रहे थे, मगर आज उसके बाद वो लोगों ने कभी पार्टी दल नहीं बदला, जबकि राज कांग्रेस का होता था। तो सवाल है कि जब ये लोग सोच रहे, जो पार्षद चुन के आया उसका सबसे बड़ा धर्म है कि तू जिस पार्टी से जीत के आया उस पार्टी का तो पूरा काम कर और जनता से वादे किए वो पूरे कर। यही इस बारे में कह सकता हूं। बाकी तो और बाकी फैसला पार्षद के, जो जीतने वाले पार्षदों के हाथ में, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये उनको सोच। चले सील जी, मैं आप ही के घोषणा पत्र की बात करूंगा एक बार और आपसे।
सबसे बड़ी बात आती है कि पैसा कहां से आएगा। आपने कहा कि बहुत सारी योजनाएं उनके माध्यम से पैसा आता है, सांसद भी दे सकता है, एमएलए भी दे सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो योजना उनसे भी पैसा मिल सकता है, आपके पास में राइट्स भी हैं। आज तक जयपुर निगम का ही मुझे मालूम है, जो सबसे सशक्त निगम माना जाता है, कभी अपने टारगेट पूरे नहीं किए अर्निंग रिसोर्स के माध्यम से, चाहे वो हाउस टैक्स का मामला हो या अर्बन टैक्स का मामला। हाँ, पहले हाउस टैक्स, अब यूडी टैक्स लग गया, कभी टारगेट पूरे नहीं हुए। दूसरी जगह कैसे पूरे होंगे समझ के परे है। और गवर्नमेंट भी इतना, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई बजट जिस तरह का हम देखते हैं कि इतना भारी भरकम बजट हो जो निकायों को दिया जाता हो, ये होंगे कैसे, यकीन कैसे किया जाए। ख्वाब तो बहुत अच्छे दिखा रहे हो। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि सोर्सों की कोई कमी नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति पर इसमें डिपेंड करता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने बोर्ड बने, एक दो चाहे ज्योति खंडेलवाल का बोर्ड देखिए, उसकी अपनी सरकार से नहीं बनी तो वो हेल्प की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। अभी जो बोर्ड आया उसमें भी ऐसे खींचतान चलती रही। उसने लोगों को पैसे नहीं खाने दिए मैडम, उसने लोगों को पैसे नहीं खाने दिए, इसलिए उसके लिए आप बोल रहे हो बात नहीं, इसलिए बोल रहे हो आप उसके लिए। तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि वो ज्योति खंडेलवाल ने नहीं किया। देखिए, आप अपने विकास की बात कीजिए, आपने जो विकास किया बता दो हमको। आपको बजट की बात या आपका घोषणा पत्र की बात चल रही है, वो बता दो ना। आप जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसी का जवाब, आप घोषणा पत्र दूंगा, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसी के जवाब पैसा कहाँ से आएगा बता रही हूँ ना मैं। देखिए, इतने इसके जितने भी सोर्स है गवर्नमेंट से, निश्चित तौर पर गवर्नमेंट से इसमें पैसा मिलेगा, यूडी वो क्या कहते हैं हाउसिंग बोर्ड से भी मिलेगा, जेडीए से भी मिलेगा। और जो इसमें ये कहा है कि जो जमीन जहां पर उनको पट्टे नहीं मिले हैं उनको पट्टे दे करके वो पैसा उनका वो मिलेगा। चलिए, समय का मैं सुशील जी के पास जाना चाहूंगा। सुशील जी, नया रिसोर्स कोई डेवलप नहीं होगा, जो है वही। सुशील जी कह रही हैं कि यहाँ से पैसा आ जाएगा, मुझे तो वो स्थिति बताइए, अभी आप वर्तमान में हैं वहां पे, अभी पैसे की क्या स्थिति रहती है? पैसा लिया नहीं जाता, दिया नहीं जाता, या फिर कुछ उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में इतना पैसा आ जाएगा कि जिससे पूरी घोषणाएं पूरी हो पाएंगी? ये ख्याली पुलाव है साहब, हम कुछ भी पका सकते हैं। हम तो वर्तमान बोर्ड को जी रहे हैं और देख रहे हैं कि हालात इतनी खराब हैं कि हम टाइम पर, अब की बार दिवाली पर भी हम पेमेंट नहीं दे पाए ठेकेदारों को, और विकास के कार्य रुक गए, और दिवाली पर ठेकेदारों की हड़ताल थी जयपुर शहर में, हम पेमेंट नहीं दे पाए थे, पैसा आया ही नहीं था। जब पैसा आने का चांस हमारे पास कोई है नहीं, और उसको भी माफ कर दो, वोटों के लालच में और भी टैक्स लग रहे हैं, आप कचरा उठाओगे उसका फिर कोई टैक्स नहीं लेंगे, आपसे सारा काम फ्री करेंगे। आप किसी तरह का पैसा जनता से लेने नहीं देते हो, कि सरकारें तय करती है, बोर्ड चाहे कुछ ही कर दे, सरकार पास नहीं करती, हमारा वोट बैंक चला जाएगा। नहीं तो एक बार आपको ध्यान है कि बिजली के बिलों में हमने सफाई के नाम पर पैसा अभी भी आ रहा है सर, विरोध हुआ, अभी भी आ रहा है सर, नहीं आ रहा, उसको किसने कहा नहीं आ रहा? ये देखो लो बिल आप मेरा, उसको हटा दिया, ये लो मेरा बिल देख लो, ये इसमें नहीं लेने दिया साहब, किसने कहा? भारतीय जनता ये बिल भाई साहब अभी लेटेस्ट बिल, ये लोग पढ़ लो, वो सीवरेज शुल्क है। अरे भाई साहब, ध्यान है सफाई का, ये गाँव में सीवरेज कहाँ से आ गया? गांव का मुझे पता नहीं, मैं जामडोली का बिल है। अरे जयपुर नगरी की बात कर रहा हूँ मैं, जयपुर नगरी में लगाया था सफाई पर टैक्स, और इसी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था उसका, कि सब हम आप सफाई का पैसा किस बात कर ले हो रहे, तो इस फ्री में कितने दिन करेंगे। और ये डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया। आप मैं कह रहा हूँ, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमर तोड़ दी इसने कि आज नगर निगम का 70% बजट तो चला जाता है तनख्वाह के अंदर, अदर सोर्सेज में जो सैलरी बढ़ती है उसमें। बहन जी, आप तो मेयर रही हैं, आपको पता है कितना बड़ा भारी बजट रहता है सैलरी का, और इसके बाद में और अदर खर्चे होते हैं दूसरे। लेकिन विकास के नाम पर यदि हम कर भी दें घोषणा, तो हम बहुत सारे जब बजट तैयार करते हैं तो ऐसे लगते हैं इतना पैसा यहाँ से आएगा, इतना पैसा यहाँ से आएगा, लेकिन क्या वो आज तक अचीवमेंट हम कर पाए, टारगेट को पूरा कर पाए हैं? ये लाइसेंस से आ जाएगा, ये विवाह स्थल से आ जाएगा, ये सड़कों के माध्यम से आ जाएगा, इस टैक्स से आ जाएगा, यूडी टैक्स से आ जाएगा, ये मेलों से आ जाएगा, होता कुछ नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को। तो चलिए, वादे हैं, अपने अपने वादे हैं, चुनाव के रिजल्ट क्या कहेंगे, और हम तो शुभकामना देंगे कि जो आप घोषणा कर रहे हैं और जो विजन दिखा रहे हैं, आप जरूर उसे पूरा करें। जनता के जो वादे हैं, जो आप कर रहे हैं, उन पे खरे उतरें, इसी के साथ शुभकामना देंगे हम सभी उन प्रत्याशियों को जो चुनाव लड़ रहे हैं। और खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।